ओम। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। यानी कि इसमें चैप्टर है शिक्षा एवं मूल्य। चैप्टर का नाम है शिक्षा एवं मूल्य। प्रश्न नंबर 1, मानवीय मूल्यों से क्या अभिप्राय है? मानवीय मूल्यों से क्या अभिप्राय है? तो मानवीय मूल्यों से क्या अभिप्राय है? तो मानव एक ऐसे विश्व का निर्माण करना चाहता है जिसमें मानवीय मूल्यों को अधिक से अधिक अभिव्यक्त किया जा सके। तो मानव एक ऐसे विश्व का निर्माण करना चाहता है जिसमें मानवीय मूल्यों को अधिक से अधिक अभिव्यक्त किया जा सके। इसके लिए सबसे पहले भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का आयोजन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना किसी भी प्रकार का मानसिक एवं सांस्कृतिक विकास संभव नहीं है। किसी भी प्रकार का मानसिक एवं सांस्कृतिक विकास संभव नहीं है। चूंकि मनुष्य पशु से अधिक है, मनुष्य पशु से अधिक है, इसलिए केवल रोटी, कपड़ा और मकान के आयोजन से उसका कल्याण साधन नहीं हो सकता। भौतिक आवश्यकताओं के संतोष के बाद मानसिक विकास और सांस्कृतिक प्रगति का आयोजन किया जाना चाहिए। सांस्कृतिक विकास के बिना मनुष्य की मानवता परिपक्व नहीं होती। क्या नहीं होती? मानवता परिपक्व नहीं होती। अस्तु, भौतिक आवश्यकताओं के संतोष के बाद मानववादी व्यक्ति साहित्य, कला और विचार के विभिन्न क्षेत्रों में विकास करके सांस्कृतिक विकास करना चाहता है। तो इसमें क्या बताया गया प्रश्न नंबर 1 में कि मानवीय मूल्यों से क्या अभिप्राय है? तो मानव एक ऐसे विश्व का निर्माण करना चाहता है जिसमें मानवीय मूल्यों को अधिक से अधिक अभिव्यक्त किया जा सके। इसके लिए सबसे पहले भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का आयोजन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना किसी भी प्रकार का मानसिक एवं सांस्कृतिक विकास संभव नहीं है। चूंकि मनुष्य पशु से अधिक है, इसलिए केवल रोटी, कपड़ा और मकान के आयोजन से उसका कल्याण साधन नहीं हो सकता। भौतिक आवश्यकताओं के संतोष के बाद मानसिक विकास और सांस्कृतिक प्रगति का आयोजन किया जाना चाहिए। सांस्कृतिक विकास के बिना मनुष्य की मानवता परिपक्व नहीं होती। भौतिक आवश्यकताओं के संतोष के बाद मानववादी व्यक्ति साहित्य, कला और विचार के विभिन्न क्षेत्रों में विकास करके सांस्कृतिक विकास करना चाहता है। प्रश्न नंबर 2, वंचित वर्ग के प्रकार बताइए। तो वंचित वर्ग में शारीरिक दृष्टि से वंचित, मानसिक दृष्टि से वंचित, आर्थिक दृष्टि से वंचित, सामाजिक दृष्टि से वंचित और सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित, ये सभी वंचित वर्ग के प्रकार हैं। तो वंचित वर्ग के प्रकार हो गए शारीरिक दृष्टि से वंचित, मानसिक दृष्टि से वंचित, आर्थिक दृष्टि से वंचित, सामाजिक दृष्टि से वंचित और सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित। प्रश्न नंबर 3, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो वंचित का अर्थ अलग या विहीन या रहित, अलग, विहीन और रहित। कोई व्यक्ति जब किसी सुविधा से अलग हो जाता है, विहीन हो जाता है या रहित हो जाता है, तो वह उस सुविधा से वंचित व्यक्ति कहलाता है। भारतवर्ष में कुछ व्यक्तियों का समूह या वह वर्ग सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में उन सुविधाओं से वंचित रहता है जो सुविधाएं दूसरे व्यक्तियों के समूह या वर्ग को प्राप्त हो रही हैं। ऐसे वर्ग को ही सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग की संज्ञा दी जाती है। यद्यपि वंचित वर्ग सभी समाजों और देशों में किसी न किसी रूप में पाया जाता है, तथापि भारतवर्ष में यह वर्ग बहुत ही बड़ी संख्या में है। प्रश्न नंबर 4, अवसरों की समानता का अर्थ बताइए। अवसरों की समानता का अर्थ बताइए। तो अवसरों की समानता का अर्थ है विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे और सबको उन्नति के समान अवसर मिले। तो अवसरों की समानता का अर्थ है कि विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे और सबको उन्नति के समान अवसर मिले। प्रश्न नंबर 5, डेबर समिति कब और किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? डेबर समिति
कब और किन की अध्यक्षता में गठित की गई? तो डेबर समिति सन 1960 से 61 में श्री यू एन डेबर की अध्यक्षता में गठित की गई। श्री यू एन डेबर की अध्यक्षता में 1960 से 61 में गठित की गई। प्रश्न नंबर 6, डेबर समिति का क्या संबंध? डेबर समिति का संबंध किससे है? डेबर समिति का संबंध अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा की वास्तविक स्थिति और समस्याओं को जानने से संबंधित है। तो डेबर समिति का संबंध अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की शिक्षा की वास्तविक स्थिति और समस्याओं को जानने से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7, वंचित वर्ग को परिभाषित कीजिए। वंचित वर्ग को परिभाषित कीजिए। तो वंचित होने का अर्थ है रहित होना, विहीन होना। वंचित वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो सामान्य सुविधाओं एवं अधिकारों से वंचित रहता है। प्रश्न नंबर 8, शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या तात्पर्य है? शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या तात्पर्य है? तो शैक्षिक अवसरों की समानता से तात्पर्य है प्रत्येक बालक को शारीरिक, मानसिक, सामूहिक और नैतिक परिस्थिति के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना है। इसका तात्पर्य राज्य द्वारा व्यक्तियों की शिक्षा के संदर्भ में जाति, रूप, रंग, प्रांतीय और भाषा, धर्म आदि के भेदभाव न करने से भी है। तो शैक्षिक अवसरों की समानता से तात्पर्य है प्रत्येक बालक को शारीरिक, मानसिक, सामूहिक, नैतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना है। इसका तात्पर्य राज्य द्वारा व्यक्तियों की शिक्षा के संदर्भ में जाति, रंग, रूप, प्रांतीय, भाषा, धर्म आदि के मध्य भेदभाव न करने से है। प्रश्न नंबर 9, आरटीई क्या है? तो आरटीई बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीई राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो आरटीई क्या है? बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2009 यानी कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। प्रश्न नंबर 10, यूनेस्को के 4 कार्य बताइए। तो यूनेस्को के 4 कार्य क्या है? नंबर 1, शिक्षा के विकास के लिए 170 देशों में यूनेस्को के 8000 से अधिक विद्यालयों का एक नेटवर्क है। तो यूनेस्को के 4 कार्य हैं कि पहला कार्य, शिक्षा के विकास के लिए 170 देशों में यूनेस्को के 8000 से अधिक विद्यालयों का एक नेटवर्क है। नंबर 2, यह संस्था यानी कि यूनेस्को शिक्षा में भेदभाव का विरोध करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाती है। नंबर 3, यह संस्था प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करती है। नंबर 4, यह संस्था पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाती है। तो ये सभी यूनेस्को के कार्य हैं। प्रश्न नंबर 11, संविधान का स्रोत किसे माना गया है? तो संविधान का स्रोत भारत की जनता को संविधान का स्रोत माना गया है। स्रोत, तो भारत की जनता को भारतीय संविधान का स्रोत माना गया है। प्रश्न नंबर 12, संविधान का लक्ष्य बताइए। तो संविधान का लक्ष्य भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना करना है। तो संविधान का लक्ष्य भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना है। प्रश्न नंबर 13, संविधान की धारा 28I में क्या तात्पर्य है? तो संविधान की धारा 28I, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई संस्था ऐसी है जो राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित है तो उस शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। प्रश्न नंबर 14, भारतवर्ष में नया संविधान कब लागू हुआ? भारतवर्ष में नया संविधान कब लागू हुआ? तो भारतवर्ष में 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू हुआ। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान के 4 आदर्श कार्य क्या हैं? तो भारतीय संविधान के 4 आदर्श कार्य हैं
न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व है। तो भारतीय संविधान के 4 आदर्श कार्य हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व है। प्रश्न नंबर 16, 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन में 2 शब्द जोड़े गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो 42वें संविधान संशोधन में के प्राकथन में संविधान 42वें संविधान के में प्राकथन में 2 शब्द जोड़े गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। प्रश्न नंबर 17, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताइए। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के प्रति समभाव और आदर की भावना रखना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के प्रति समभाव और आदर की भावना रखना। प्रश्न नंबर 18, धर्मनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी राज्य में नैतिकता पर किसी धर्म विशेष का अनावश्यक प्रभाव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अनावश्यक प्रभाव नहीं होगा। तो धर्मनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी राज्य में नैतिकता पर किसी धर्म विशेष का अनावश्यक प्रभाव नहीं होगा। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान की धारा 27 का क्या आशय है? तो भारतीय संविधान की धारा 27 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। भारतीय संविधान की धारा 27 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 20, धर्मनिरपेक्ष राज्य में विद्यालय का मुख्य कार्य क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में विद्यालय का मुख्य कार्य सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना और उसे परिवर्धित करके आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना है। प्रश्न नंबर 21, जनतंत्र का अर्थ बताइए। तो जनतंत्र का अर्थ होता है जनता के हाथ में शक्ति। जनतंत्र का अर्थ है जनता के हाथ में शक्ति। प्रश्न नंबर 22, राजनीतिक जनतंत्र का क्या अर्थ है? तो राजनीतिक जनतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। राजनीतिक जनतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। प्रश्न नंबर 23, जनतंत्र की एक परिभाषा दीजिए। तो अरस्तु के शब्दों में जनतंत्र जनता की सरकार है। जनतंत्र जनता की सरकार है। प्रश्न नंबर 24, जनतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो जनतंत्र में सभी व्यक्ति समान होते हैं। जनतंत्र में सभी व्यक्ति समान होते हैं। प्रश्न नंबर 25, समाजवाद का संबंध किससे है? समाजवाद का संबंध किससे है? तो समाजवाद का संबंध समाज और उसमें हुए परिवर्तन से है। समाजवाद का संबंध समाज और उसमें हुए परिवर्तन से है। प्रश्न नंबर 26, समाजवाद की कोई 2 विशेषता बताएं। तो समाजवाद की विशेषता है आर्थिक समानता और उपभोग एवं व्यवसाय की समानता, यानी कि हर किसी के लिए आर्थिक समानता और उपभोग एवं व्यवसाय की समानता। प्रश्न नंबर 27, समाजवाद में किस पर बल दिया जाता है? तो समाजवाद में आर्थिक समानता पर बल दिया जाता है। समाजवाद में आर्थिक समानता पर बल दिया जाता है। प्रश्न नंबर 28, धर्मनिरपेक्षता की एक परिभाषा दीजिए। तो चैम्बर्स शब्दकोश के अनुसार धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता वह विश्वास है जो राज्य, नैतिकता, शिक्षा आदि को स्वतंत्र रखता है। चैम्बर्स शब्दकोश के अनुसार धर्मनिरपेक्षता वह विश्वास है जो राज्य, नैतिकता और शिक्षा आदि को स्वतंत्र रखता है। प्रश्न नंबर 29, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आप क्या समझते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक सम्मिलित किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक सम्मिलित किए गए हैं और इन संविधान एवं सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। ये राज्य के प्रशासन के मूलभूत हैं और जिनका पालन राज्य का पवित्र कर्तव्य है। प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 31, मूल्य के 3 मुख्य स्रोत बताएं। मूल्यों के 3 मुख्य स्रोत। तो मूल्य के 3 स्रोत है संस्कृति, धर्म और संविधान।
प्रश्न नंबर 32, ओटावे के अनुसार मूल्य की परिभाषा दीजिए। तो ओटावे के अनुसार मूल्य की परिभाषा है, मूल्य वे विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। मूल्य वे विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। प्रश्न नंबर 33, संविधान के किस अध्याय में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है? तो संविधान के अध्याय या भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। संविधान के अध्याय या भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। प्रश्न नंबर 34, जनतंत्र वह सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। ये किसने कहा? तो जनतंत्र वह सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। ये कथन सीले का है, सीले ने कथन दिया है। प्रश्न नंबर 35, सर्वप्रथम किसने सेक्युलरिज्म शब्द का प्रयोग किया है? तो सेक्युलरिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज जैकब होलीडेक ने किया है। जॉर्ज जैकब होलीडेक ने किया है। प्रश्न नंबर 36, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मूल अधिकारों की संख्या 6 है। प्रश्न नंबर 37, कितने से कितने अनुच्छेद तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? कितने से कितने अनुच्छेद तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। प्रश्न नंबर 38, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39, संविधान के प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे? संविधान के प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे? तो संविधान के प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, किंतु सन 1979 से 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से निकालकर कानूनी अधिकारों की सूची में जोड़ दिया गया था। तो संविधान के प्रारंभ में, जब संविधान की शुरुआत हुई तो संविधान के प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, किंतु सन 1979 में 1979 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से निकालकर कानूनी अधिकारों की सूची में जोड़ दिया गया था। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 51A में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 51A में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया और पुनः 93वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2001 में 51A के एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, यानी कि एक और 93वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया 2001 में। और इस प्रकार से वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या अगर पूछते हैं तो 11 है। वर्तमान में कितनी थी? 7 थी। वर्तमान में 11 है, मूल में कितनी थी? सबसे पहले 7 थी। प्रश्न नंबर 41, भारतीय समाज पर औद्योगिकरण के 2 प्रभाव लिखने हैं। तो भारतीय समाज पर औद्योगिकरण के प्रभाव, उद्योग से संबंधित है औद्योगिकरण। नंबर 1, संयुक्त प्रथा का विघटन। औद्योगिकरण के कारण क्या हो रहा है? संयुक्त प्रथा का विघटन हो रहा है। संयुक्त प्रथा का विघटन। नंबर 2, पारिवारिक नियंत्रण का घटना, यानी कि अब पारिवारिक कंट्रोल, नियंत्रण जो है वो कम हो रहा है, घट रहा है। प्रश्न नंबर 42, धार्मिक शिक्षा के 2 दोष लिखिए, यानी कि जो विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा पढ़ाई जाती है उसके दोष क्या है? नंबर 1, कट्टरता तथा संकीर्णता का विकास। नंबर 2, अस्वस्थ दृष्टिकोण का विकास। नंबर 1, कट्टरता और संकीर्णता का विकास। नंबर 2, अस्वस्थ दृष्टिकोण का विकास। ये धार्मिक शिक्षा के 2 दोष हैं। प्रश्न नंबर 43, मानवाधिकार शिक्षा क्या है? मानवाधिकार शिक्षा क्या है? तो मानव अधिकार और शिक्षा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। मानव अधिकार और शिक्षा का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है।
मानव अधिकारों को स्थापित करने में जन जागरूकता की विशेष आवश्यकता है। जन जागरूकता और चेतना के लिए शिक्षा सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। क्यों? क्योंकि शिक्षा से ही बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक विकास होता है। अतः मानवाधिकार शिक्षा वह है जो मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता को सुदृढ़ करती है। तो मानवाधिकार शिक्षा क्या है? मानव अधिकार और शिक्षा का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। मानव अधिकारों को स्थापित करने में जन जागरूकता की विशेष आवश्यकता है। जन जागरूकता और चेतना के लिए शिक्षा सर्वाधिक उपयुक्त साधन है, क्योंकि शिक्षा से ही बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक विकास होता है। अतः मानवाधिकार शिक्षा वह है जो मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रता को सुदृढ़ करती है। अब बात करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया था? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में 1950 में रखा गया था। शिक्षा को समवर्ती सूची में 1950 में रखा गया था। प्रश्न नंबर 2, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद की स्थापना किस सन में की गई थी? अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1920 में। प्रश्न नंबर 3, संविधान की धारा 30 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 30 का संबंध अल्पसंख्यकों की शिक्षा से है। संविधान की धारा 30 का संबंध अल्पसंख्यकों की शिक्षा से है। प्रश्न नंबर 4, संविधान की धारा 45 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 45 का संबंध अनिवार्य, निःशुल्क एवं सार्वभौम शिक्षा से है। तो संविधान की धारा 45 का संबंध अनिवार्य, निःशुल्क और सार्वभौम शिक्षा से है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान की धारा 25 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की धारा 25 का संबंध धार्मिक शिक्षा के निषेध से है। संविधान की धारा 25 का संबंध धार्मिक शिक्षा के निषेध से है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? तो ये 1976 में जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है? अनुच्छेद 25 व अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, पहला कहा है क्या? अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 28 या ये सभी? तो आंसर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 8, धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक हैं। तो धर्मनिरपेक्षता को कौन कौन से प्रोत्साहित करने वाले कारक हैं? यातायात व संचार के साधन, बिल्कुल है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण, ये भी है। पश्चिमीकरण भी है। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन जनतंत्र का सिद्धांत नहीं है? जनतंत्र का सिद्धांत समानता है, स्वतंत्रता है, सेवा नहीं है, बंधुत्व भी है। तो कौन सा नहीं है? तो सेवा नहीं है। तो कौन सा जनतंत्र का सिद्धांत नहीं है? सेवा जनतंत्र का सिद्धांत नहीं है। प्रश्न नंबर 10, जनतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। जनतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन अब्राहम लिंकन का है। जनतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये कथन अब्राहम लिंकन का है। प्रश्न नंबर 11, भारतीय जनतंत्र के मूल सिद्धांत है। तो भारतीय जनतंत्र के मूल सिद्धांत समानता, न्याय, स्वतंत्रता या ये सभी? तो आंसर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 12, भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना में किसका विशेष प्रयास रहा? भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना में किसका विशेष प्रयास रहा? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू का विशेष प्रयास रहा। प्रश्न नंबर 13, कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवादी समाज की रचना या व्यवस्था की घोषणा की गई? कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवादी समाज की रचना या व्यवस्था की घोषणा की गई? तो ये की गई थी अवाड़ी अधिवेशन में। किसमें की गई थी? अवाड़ी अधिवेशन में।
प्रश्न नंबर 14, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहां अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है या दिख नहीं रहा है तो ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भूमिका भारतीय संविधान की क्या है? आत्मा है। तो जो भूमिका है, जो भारतीय संविधान में भूमिका दी गई है, तो वो जो भूमिका है वो भारतीय संविधान की आत्मा है। नंबर 2, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। किसका? मौलिक अधिकारों का। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। नंबर 3, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। नंबर 4, सच्चिदानंद सिन्हा की मृत्यु के पश्चात देश की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा की मृत्यु के पश्चात देश की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पॉइंट नंबर 5, सरकार संविधान में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों पर भविष्य में कानून बनाने का प्रयत्न करेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा नीति निर्देशक तत्वों पर। पॉइंट नंबर 6, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख संविधान की धारा 45 में किया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख संविधान की धारा 45 में किया गया है। पॉइंट नंबर 7, अल्पसंख्यकों की शिक्षा का उल्लेख संविधान की धारा 30 में किया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 30। पॉइंट नंबर 8, धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म और राजनीति की पृथकत्व में विश्वास करता है, मतलब दोनों को अलग अलग रखने में विश्वास रखता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म और राजनीति की पृथकत्व में विश्वास रखता है। पॉइंट नंबर 9, जनतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। जनतंत्र जनता के लिए शासन है। पॉइंट नंबर 10, जनतंत्र की सरकार की बागडोर जनता के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। पॉइंट नंबर 11, जनतंत्रीय शिक्षा में दमनात्मक का कोई स्थान नहीं होता। दमनात्मक, इसमें आ जाएगा दमनात्मक। तो जनतंत्रीय शिक्षा में दमनात्मक अनुशासन का कोई स्थान नहीं होता है। पॉइंट नंबर 12, जनतंत्र में बालक शिक्षा का केंद्र होता है। जनतंत्र में बालक शिक्षा का केंद्र होता है। पॉइंट नंबर 13, समाजवाद में प्रतियोगिता का स्थान सहयोग ले लेता है। सहयोग, तो समाजवाद में प्रतियोगिता का स्थान सहयोग ले लेता है। पॉइंट नंबर 14, समाजवाद का अर्थ है संपत्ति के साधनों पर समाज का स्वामित्व। तो समाजवाद का अर्थ है संपत्ति के साधनों पर समाज का स्वामित्व। पॉइंट नंबर 15, भारत में जनता को प्रजातंत्रीय समाजवाद का स्वरूप स्वीकार्य है। भारत में जनता को प्रजातंत्रीय समाजवाद का स्वरूप स्वीकार्य है। पॉइंट नंबर 16, प्रजातंत्रीय समाजवाद में आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। क्या होता है? विकेंद्रीकरण होता है। पॉइंट नंबर 17, अंत्योदय से आशय है समाज में सबसे अधिक पिछड़े हुए पहले विकसित होने का अवसर प्रदान किया जाए। यानी कि जो पहले से पिछड़े हुए हैं उनको पहले विकसित होने का अवसर प्रदान किया जाए। पॉइंट नंबर 18, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में समाजवादी समाज की रचना करना चाहते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में समाजवादी समाज की रचना करना चाहते थे। पॉइंट नंबर 19, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व, तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। पॉइंट नंबर 20, शांति एवं संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2000 में घोषित किया गया।
था। तो यहाँ आ जाएगा 2000 में घोषित किया गया था। पॉइंट नंबर 21, शांति शिक्षा की कल्पना को सर्वप्रथम सन 1980 में बेल्स के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज में प्रस्तावित किया गया था। तो शांति शिक्षा की संकल्पना को सबसे पहले सन 1980 में बेल्स के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज में प्रस्तावित किया गया था। प्रश्न नंबर 22, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में निहित है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में निहित है। अब बात करते हैं सत्य असत्य प्रश्नों की। आगे शुरुआत करते हैं सत्य असत्य प्रश्न। पॉइंट नंबर 1, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का विशद वर्णन किया गया है। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का विशद वर्णन किया गया है। तो ये बात सत्य है।